नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब देश की जनता ने मोदी जी को इस देश की बागडोर संभालने का अवसर प्रदान किया था, उसके बाद शपथ लेने के पहले उन्होंने सेंट्रल हॉल में अपने सभी सांसद मित्रों से कुछ वादे किए। उन्होंने कहा था कि मैं वह नेता नहीं हूं जो अपना रिपोर्ट कार्ड लिखे। मैं जब भी आऊंगा जनता के सामने तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा कि मैंने प्रधान सेवक की शपथ लेने के बाद क्या क्या काम किया है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देश के प्रधानमंत्री ने हम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी लोकसभा सीटों पर जाकर और सरकार के द्वारा क्या क्या उल्लेखनीय काम किए गए उसकी चर्चा करें। वहाँ पर हितग्राहियों से मिले कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला। वहाँ पर पत्रकार बंधुओं को अवगत कराएं कि इन 9 वर्षों में सरकार ने क्या क्या किया। मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता है कि नंदुरबार एक तरीके से, मैं मालवा से आता हूँ, इंदौर से, तो ऐसा कोई साधन नहीं कि नंदुरबार बाय रोड के अलावा हम कहीं आए। और अभी मैं जिस ट्रेन से आया, खानदेश एक्सप्रेस, वो ट्रेन भी हमारी लोकप्रिय सांसद हिना ताई के प्रयास से प्रारंभ हुई। यदि हम देश की आर्थिक स्थिति की बात करें और विश्व की आर्थिक स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से कोविड जैसी महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। और मुझे ये बताते हुए गर्व है कि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी आज विकसित राष्ट्रों, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सबसे ज़्यादा है। और ये वैसे ही नहीं हुआ है। जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के हर पहलू पे काम है। हम यदि सिर्फ एक चीज़ की बात करें, आवागमन के संसाधन, तो आप सड़क मार्ग देख लीजिए। सड़कों में नितिन जी गडकरी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ है वो विजिबल दिखाई देता है। यदि हम रेल मार्ग की बात करें, रेल सुविधाएं, रेलों की संख्या, रेलों की मैनेजमेंट टाइम का, साफ सफाई, स्टेशन की साफ सफाई, स्टेशन का विकास, ये सब विजिबल है, दिखाई देता है। यदि हम एयर मार्ग की बात करें, हवाई जहाज, तो पहले एक विशेष वर्ग के लोग ही हवाई जहाज में यात्रा किया करते थे। आज आप देखेंगे तो किसान, रिटायर्ड ऑफिसर तक, रिटायर्ड कर्मचारी तक आपको हवाई यात्रा में मिल जाए। सबके हिसाब से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप सेवा के क्षेत्र में जाएं, सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि
देश के लगभग 1,90,000 गाँव आज इंटरनेट से जुड़े। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हमारी जितनी भी योजनाएं वो बिल्कुल टारगेट गरीब वर्ग के। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि मैं सेवा की ही बात कर रहा हूं तो मैंने बताया आपको कि गरीब क्षेत्र में भी, गांव के क्षेत्र में भी सड़कों का निर्माण है, इंटरनेट है। यदि मैं सुशासन की बात करूं तो देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और गांव तक 15 पैसे ही पहुंचते। आज जनधन के माध्यम से लगभग 46 करोड़ 46 करोड़ खाते खुले। सब गरीब को बैंक से जोड़ा। सिर्फ बैंक से ही नहीं जोड़ा, जो सब्सिडी मिलना चाहिए वो सीधे उनके खाते पे पहुंचे। मतलब दिल्ली से 1 रुपया चलता है, 1 रुपया ही पहुंचता है। किसान सम्मान निधि, कोई बीच में दलाल नहीं। एक बटन प्रधानमंत्री जी दबाते हैं तो 6,000 रुपये किसान के खाते में पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर नियत और नीति का सवाल। सरकार की नियत बहुत साफ है कि गरीब कल्याण की जितनी योजना है उसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए। फिर प्रश्न ये भी उठा था कि जो सवर्ण गरीब उसका क्या, उसके लिए भी 10% आरक्षण है हर क्षेत्र में। समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं अगर एक एक योजनाएं गिनाऊं आपको, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, सिर्फ एक सेक्टर की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। 2014 में महिला और पुरुष के अनुपात में बहुत अंतर था। 1,000 पुरुष के बीच में लगभग 9,000 महिलाएं। लगभग अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग अनुपात था। हरियाणा में सबसे बड़ा गैप था। अब 1,000 पुरुषों में 1,020 महिलाएं। इसलिए कि महिलाओं के लिए योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिले। यदि मकान प्रधानमंत्री आवास के बने, गरीब कल्याण की योजना, गरीबों के विकास के लिए आप देख लीजिए 2000 स्वतंत्रता के बाद 2014 तक इंदिरा आवास योजना थी। 25 लाख मकान भी नहीं बने। अभी 9 वर्षों के अंदर 3 करोड़ लोगों को प्रतिशत दे चुके हैं। 1 करोड़ लोगों के मकान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि मेरे प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश में ऐसा एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत है। यदि हम कोविड की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विकसित और विकासशील देशों को आप देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से तो विकसित देशों की डेथ रेट देख लीजिए।
भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में डेथ रेट देखिए। हम जब कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार, तब उस दिशा में काम भी करना है। अभी हमने योग दिवस मनाया। योग हमारी ऋषि मनुष्यों की परंपरा का 6000 साल पुराना एक मानवता के लिए, स्वस्थ मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। हमने अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। आज सिर्फ योग से ही दुनिया के 30 करोड़ लोग जुड़े। यदि मैं सिर्फ योग की बात करूं तो दुनिया के अंदर भारत के योग गुरु लगभग 1 लाख रोजगार पा रहे हैं देश दुनिया भर के। जैसा मैंने कोविड के बारे में बताया, कोविड का मैनेजमेंट देखिए, 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कोई छोटी बात है क्या? इसके ऊपर तो रिसर्च होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए विद्यार्थियों को कि 140 करोड़ लोगों को किस प्रकार वैक्सीनेशन किया गया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लॉकडाउन घर में रहिए, पर प्रधान सेवक का सोच देखिए, जो व्यक्ति घर में रहेगा, मजदूर है, क्या कहाँ कमाएगा, कहाँ अपना घर का चूल्हा जलाएगा? दिल्ली से ही बैठकर उन सब गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज आज तक दिया जाता है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज मिलता है। गरीब कल्याण की योजना, महिलाओं के लिए योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया। नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाले को। आज स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 43,800 करोड़ का लोन दिया गया और इस स्टार्टअप योजना से लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार मिला। यदि हम एकदम मिनिमम देखें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, 140 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन लगाना और फिर वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो उन सब गरीब देशों को जो वैक्सीन खरीद नहीं सकते, निःशुल्क वैक्सीन प्रदान। आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, हम सब 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस यात्रा पर। आजादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। पहले भी 7 बार प्रधानमंत्री जी गए, पर इस बार यात्रा का बड़ा महत्व, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। उनके सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित किया गया। आपने G20 की बैठक में देखा हो, बाइडेन खुद आए, कहने लगे कि मैंने स्टेट डिनर की जैसे घोषणा की है तो आपके साथ डिनर करने के लिए इतने लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मैं उसकी कैपेसिटी डबल कर चुका हूँ। पहले 300 थी, अब 600 हो गए, उसके बाद भी मैं परेशान हूँ। आप आपके ही देश में लोकप्रिय नहीं, मेरे देश में भी लोकप्रिय। अगर आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे, ये भारत का सम्मान है। आप
यदि हमारी विदेश नीति की बात करें तो एक समय था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम पाकिस्तान से कमज़ोर हो गए क्योंकि सारे इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़े थे। हमारी विदेश नीति की सफलता देखी, 90% इस्लामिक देश भारत के साथ। दोस्त एक सऊदी अरब में पिछले 25 साल से हम लोग देहाती मिशन के साथ में काम। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि क्या अंतर है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया में सड़कों पर पहले सिर्फ पाकिस्तानी दिखते थे, अब भारतीय को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और अब सब लोग भारतीय दिखते हैं। सारे बिजनेस बड़े बड़े भारतीयों के हाथ। आज विश्व के 50 बड़े कॉर्पोरेट आइकॉन प्रधानमंत्री के साथ यूएस में बैठक कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भारत इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा स्टार प्लेस होता है, क्योंकि हमने देखिए, मुझे याद आता है 2014 के पहले आप सब पत्रकार जब न्यूज़ लिखते थे और सुबह हम अखबार पढ़ते थे तो अखबार में सिर्फ यही होता था 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी का जमीन घोटाला, कोयले खदान का घोटाला। मुझे कहते हुए गर्व है कि 9 वर्षों के अंदर कोई भी विरोधी व्यक्ति एक नए बेसिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। कई लोग सोचा करते थे तो प्रधानमंत्री जी ने वो सब करके दिखाया। मुझे याद आता है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण, जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था तो प्रतिबंध लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी उस समय संख्या लगभग 100 करोड़ थी। 100 करोड़ पॉपुलेशन में इतनी ताकत है कि आपके प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमाणु विस्फोट किया, साइंटिस्ट की पूरी तैयारी पर पॉलिटिकल विल नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने करके। जीएसटी के बारे में बहुत लंबे समय से चर्चा चलती है, बिना इस बात की चिंता की कि कौन नाराज होगा कौन नाराज नहीं। देश हित में कौन सा निर्णय, जीएसटी लागू करना। आज जीएसटी लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती आई। यही कारण है कि हमारा सेना का सशक्तिकरण हो। मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है 2014 के पहले देश की सीमा में रहने वाले सैनिकों के पास -45 टेम्परेचर में रहने के लिए जूते तक नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर वर्ष दिवाली मनाते हैं उन सैनिकों के साथ, और वहाँ इंस्ट्रक्शन होता है कि मैं आ रहा हूँ तो कोई स्पेशल भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, जो सिपाही खाते हैं वही भोजन करते हैं, जिससे पता लगे कि हमारे सिपाही किस हालात में रह रहे हैं। आज सेना का आत्मविश्वास बढ़ा, सेना सशक्त हुई। हम हमारे पड़ोसी देशों से ऐसे घिरे हुए हैं, हमारी सीमाएं, कि हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ा। आज सीमा पर आप डेवलपमेंट देखिए, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग अरुणाचल प्रदेश गए होंगे, आप देख के आएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे रनवे बनता है एयरपोर्ट पे, जैसे रनवे की जैसी सड़कें बनी।
रेफल का मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं। सेना में काम आने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आत्मनिर्भर भारत के कारण 75% भारत में बनते हैं। आज भारत में रहने वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। 2014 से हम 2023 की बात करें, 2014 में हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा देश का। आज हम बात करें, चाइना की सेना हमसे बड़ी, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी नहीं होगा। ये आत्मविश्वास देश है। और इसलिए 9 वर्षों के अंदर सरकार ने जो योजनाएं लागू की है हर वर्ग के, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे अनुसूचित जनजाति के हो, चाहे अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग, सबके लिए योजना। मैं 2014 के सेंट्रल हॉल का भाषण का जिक्र फिर करूंगा कि उन्होंने कहा था कि देश की महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होगी, देश का पिछड़ा वर्ग जब तक सशक्त नहीं होगा, देश का दलित वर्ग जब तक सशक्त नहीं होगा, तब तक भारत दुनिया का ताकतवर देश नहीं बन सकता। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए। मुझे याद आता है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब अध्यक्ष थे, हमने एकता यात्रा निकाली थी, श्रीनगर में झंडा फहराया। वहाँ के स्थानीय पुलिस ने रोक दिया कि आगे नहीं जा सकते, नहीं तो लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी, श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने के लिए सेना के बीच में हमने झंडा फहराया और वहाँ से निकले और वैसे रॉकेट डाल चला कर। तिरंगा नहीं फहरा सकते वहाँ, अगर झंडे लगते तो ISI के लगते, पाकिस्तान के झंडे लगते। हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की हर एक पंचायत में तिरंगा झंडा था। तो पत्थर मारने वाले लोग, क्योंकि हमने नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेगी। धारा 370 की झटके में हटा। महिला सशक्तिकरण मतलब सिर्फ एक वर्ग की महिला नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी सशक्त। 3 तलाक के कारण वो हमेशा अपने पास सुरक्षित महसूस करते। 3 तलाक जैसे कानून लाकर तो महिलाओं का भी आत्मविश्वास बढ़ा। जब हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए हमने योजना है। ये प्रधानमंत्री आवास का मकान रामलाल को मिला है तो रमजान भाई को ही मिला। मापदंड क्या है? गरीब कल्याण की। जो गरीब है उसको उसका लाभ मिलेगा, जो किसान है उसको किसान का लाभ मिलेगा, जो महिला है महिलाओं को लाभ मिलेगा। यदि सवर्ण गरीब है तो उसके लिए भी 10% आरक्षण। तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा संकल्प है कि जब 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होंगे 2047 में, तो हम देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में ले जाएंगे। मुझे फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि अभी मोदी जी US में हैं। US में जो उनका स्वागत हुआ, आप सबको स्मरण हुआ, जब वो मुख्यमंत्री थे तो US में वीज़ा नहीं थे। आज वह US लाल कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। स्टेट गेस्ट, स्टेट डिनर, ये सब भारत का सम्मान है पिछले 9 वर्षों के अंदर। ये अकेले मोदी जी का सम्मान नहीं है, 140 करोड़ जनता का सम्मान। मैं अगर बहुत सारी योजनाएं, मैं अगर सारी योजनाएं गिनाने लग जाऊंगा तो
2 घंटे चाहिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सारी योजनाएं आपको बता दी, जितनी योजनाएं चल रही। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम 9 वर्ष में हमने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सरकार ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम, गरीब के हक में, दलित के हक में, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक में बहुत काम के आधार पर हम 2024 के चुनाव में भी जाएंगे और फिर से एक बार इस देश को मोदी जी का नेतृत्व मिले और देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े। इतना ही मुझे कहना था। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो सवाल। देश में हर काम अच्छे हो रहे जैसे आपने बताया, लेकिन जैसे पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, इसकी जो कीमत जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। तो इसके ऊपर मतलब कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ कम करने के लिए कुछ उपाय होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक नई टेक्नोलॉजी चालू हुई है, ग्लोबल विलेज, सारा विश्व का। यदि अब अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो हर देश को उसका असर होता है। यदि आप देखें, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि जीडीपी में भारत की जीडीपी आज 7.1, अमेरिका की लगभग 3, चाइना की लगभग 3, इंग्लैंड की 4, ये सब विकसित देश हैं। फ्रांस लगभग 4.8, जर्मनी लगभग 3.9। आज भारत की जीडीपी 7.1। भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था। यदि आप महंगाई का इंडेक्स देखें तो भारत का है 7.3, अमेरिका का है 8.9, इंग्लैंड का है 12.1, जर्मनी विकसित देशों को बता रहा हूँ, सबका महंगाई का इंडेक्स हमसे ऊपर। इसलिए कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रयास हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर हमने कम, जैसे गेहूं का निर्यात हमने बंद, जैसे प्याज का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो निर्यात छोड़ दिया। हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से चलती है और हमने काम भी किए, और इसलिए दुनिया की जितनी भी देशों की अगर आप महंगाई देखेंगे उसकी तुलना में भारत में महंगाई का जो है वो 7.1 है। बाकी सब जगह भारत से ज़्यादा है। 90 देशों में अभी वर्तमान में विश्व में 90 देशों में लोग सड़क पर महंगाई से परेशान, पर भारत ने महंगाई को कंट्रोल किया। आज गरीब व्यक्ति के घर में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जा रहा है। इससे पता आपको कितना पैसा लगा? 1,30,000 करोड़ सिर्फ एक योजना। ये मनी सर्कुलेट होती है। गरीब व्यक्ति को अनाज की चिंता नहीं है, और वो जितना पैसा आता है वो बाजार में आता है, उससे बचा हुआ पैसा। और इसलिए सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी काम किया। इसलिए विश्व की तुलना में भारत में अभी भी महंगाई नियंत्रित। सर, आपने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसा कोई आरोप नहीं करते, परंतु 2 दिन पहले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता है नानाजी पटोले, उन्होंने कहा है राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो भ्रष्ट भाजपा के जो नेता है उन्हें जेल में डालने के लिए आसान। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के पूरे बयान देने से कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपक नहीं जाता। देश के अंदर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, आप कहीं पर भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए,
सुप्रीम कोर्ट ने उनको काल में करारा तमाचा मारा कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाने की कोशिश करते हैं तो न्यायपालिका ने इनको हमेशा फटकार लगाई। धारा 370 के विरोध में गए, फिर इनको फटकार लगी। तो ऐसे पूरे खाली बोल देना उससे कुछ नहीं होता। सवाल है कि 9 साल के अंदर कोई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाया। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से दंगल हो रही है बड़े पैमाने में, और मतलब महाराष्ट्र के साथ में बाकी और देश जो राज्य है उसमें भी जो जिस तरह से दंगल हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसकी को, किस वजह से हो रही है, इसको कैसे कम कर सकते हैं? निश्चित रूप से कुछ लोकल समस्याएं भी हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत के कुछ लोग भारत विरोधी, उनसे इनके साथ विरोध में अनेक बार जांच रिपोर्ट में भी आया है। वो लोग चाहते नहीं कि देश हमारा आगे बढ़े। उसका आपको एक उदाहरण दूँगा। छत्तीसगढ़ से अभी जितने भी नक्सलवादी पकड़ा है उनके पास चाइना की हथियार। अब चाइना के हथियार उनके पास कैसे आ गए? इस प्रकार की ताकतें हैं जो भारत का उदय होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और उनके कुछ एजेंट। देखिए, डेमोक्रेसी का फायदा भी है और कुछ नुकसान है। डेमोक्रेसी के नाम पर यदि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जैसे अर्बन नक्सल, किसान आंदोलन हुआ कनाडा में, ये पार्लियामेंट में विषय होता है, कनाडा के पार्लियामेंट में विषय क्यों होता है? ऐसी ताकतें दुनिया के अंदर भी हैं जो भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती और यहाँ पर हमारे देश में उन लोगों को कनेक्शन भी नहीं है। ये लोग ऐसे तक फैलाने की कोशिश करते हैं कि तो सरकार ऐसे लोगों को अनेक बार बेनकाब कर चुकी है। सर, देश में लव जिहाद के बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, युवतियाँ इनको बाहर आने जाने में पाबंदी लगाई जा रही है। क्या सरकार इन नज़रिए से कैसे देखती है? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, पर ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि डेमोक्रेसी के कुछ लाभ भी हैं और कभी कभी कुछ कमियां भी हमें दिखाई देती हैं। मैं आपके प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जोड़ता हूँ। कुछ निर्णय लोकहित के, कुछ निर्णय लोकप्रिय। फ्री में बिजली देना बड़ा लोकप्रिय निर्णय है, फिर लोकहित कर। ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति के कारण इस प्रकार के निर्णय लेते हैं जो कि समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बंगाल के अंदर, बंगाल में तुष्टीकरण इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ लव जिहाद बहुत सामान्य है। आप जितने भी कांग्रेस शासित राज्यों को आप देखेंगे वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और जहाँ बीजेपी शासित है वहाँ इस प्रकार के लोगों को बलिष्ठ किया जा रहा है और नियंत्रण। समाज को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, समाज की भी अपनी जवाबदारी है, सरकार अपनी जवाबदारी निभाती है। सर, इसके हिसाब से हर हिंदू प्रेरित संगठनें राज्य और देश की एक ही मांग कर रही है कि लव जिहाद के हित में एक कानून बनाना चाहिए। इस बारे में क्या करें? कानून है, पर्याप्त कानून, धर्मांतरण का कानून है, हमारे कानून है। अगर ऐसा लगेगा कि कहीं पर तो उसको सशक्त किया जा सकता है। कर्नाटक इलेक्शन में जो हार हुई उसके बारे में क्या है? जी, कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी को जो हार आई है, कर्नाटक इलेक्शन, कर्नाटक में कर्नाटक में जो हार हुई उसके बारे में क्या है? इसके ऊपर तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। कर्नाटक के हार से हमने कुछ सीखा भी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों की इग्नोरेंस भी चला गया। इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है पर हार से सीखने की कोशिश होती है। सर, भाजपा का संगठनात्मक कार्य तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भाजपा के विचारधारा को फिर से मानते हैं, ऐसे बहुत से लोग आगे हो रहे हैं और सरकार की शक्ति से भाजपा विचारित लोगों को मिलनी चाहिए, उनको मिल
विचारधारा से प्रभावित होकर आता है। तो ये कह देना कि वो भाजपा की विचारधारा का नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आता है इसीलिए कि उसको भाजपा की विचारधारा पसंद नहीं, उसको मोदी का नेतृत्व पसंद है। तो अब उसमें से यदि हम बायफर्केशन करें कि नहीं ये फलानी पार्टी से आया है इसलिए हमारा नहीं, ऐसा नहीं, ये सोच भी ठीक नहीं। नड्डा जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जो छोटी पार्टी है वो अभी सब हमारे मर्ज हो जाएगी, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि जो छोटी जो पार्टी है उनको ख़त्म करने का काम भाजपा की तरफ से हो रहा है, विरोधक की तरफ से भी बहुत बवाल हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हम लार्जर रूप से हम सोचते हैं। हमारा मैं फिर वो सेंट्रल हॉल का भाषण का आपसे जिक्र करूँगा जो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए देश हित पहले, दल हित बाद। कुछ लोग दल हित के कारण देश हित को इग्नोर करते हैं। उसका उदाहरण बंगाल में आप देख रहे हैं कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को आने की इजाज़त। हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए लोग कास्ट की राजनीति करते हैं, उससे सामाजिक ताना बाने टूटता है। मुझे पता नहीं आप कभी उत्तर प्रदेश 5-10 साल पहले गए थे कि बिहार कभी 5-10 साल पहले गए। वहाँ आप जैसे ही टैक्सी में बैठे, क्या नाम है आपका, तो नाम बताया, कौन बिरादरी गया, बिरादरी पूछते, बिरादरी से क्या मतलब, मैं भारतीय हूँ। जो छोटे दल हैं उन्होंने अपने हित के लिए देश हित को इग्नोर किया। ये लोगों को समझना है, जैसे उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण, वहाँ जाति से ऊपर लोग सोचते हैं, लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। वहाँ आपने 2 इलेक्शन देखी, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में अखिलेश जी के समाज के क्षेत्र में बीजेपी जीती है। इसलिए हम कोई छोटे दलों के विरोधी हो ऐसा नहीं, पर जनता में जागरूकता आ गई है कि देश हित में कौन काम कर रहा है और तुष्टिकरण या इसके लिए कौन काम कर रहा है। तो छोटे दल अपने आप इग्नोर होते जा रहे हैं जनता की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से। एक आखिरी सवाल है, 2024 में कितना लक्ष्य अपना वाला चुन क्या है कि हम लगभग 3.5% टारगेट है। सर क्या मुद्दे रहेंगे 2024 लोकसभा में? एक 2024 में कौन से मुद्दे लेके आप चुनाव लड़ेंगे? डेवलपमेंट पूरा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जिस चीज़ से नुकसान उठाया, आपको स्मरण करा था, हम नारा लगाते थे कि राम राम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। जब केंद्र में एनडीए की सरकार विभाजन हुआ, उन्होंने बोला कि आप राम मंदिर का मुद्दा छोड़िए। हम राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, हम सरकार छोड़ेंगे। 4 सरकारें हमारी बंद हुई, मध्य प्रदेश की सरकार, हमने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा सरकार के नाम। हम राम मंदिर का मुद्दा छोड़ देते तो हो सकता है सरकार में बदल, तो हमने सरकार की चिंता नहीं। हमारी आइडियोलॉजी धारा 370 हटाना, अनुकूल अवसर आया, हमने हटा दिया। राम मंदिर का हमने वादा किया था, अनुकूल अवसर आया, राम मंदिर बन रहा है। तो हम हमारी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारी विचारधारा देश के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, बाकी पार्टियाँ कुर्सी के लिए राजनीति करती हैं। थँक्यू भाई, थँक्यू वेरी मच। सर्व पत्रकार बंधूंचे मनापासून आभार आणि सगळ्यांना